साथियों, आप सब लोग जो इतनी देर से इस हॉल में मौजूद हैं, मैं आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, जब मैं आ रहा था यहाँ के लिए, अहमदाबाद के लिए, तो मेरे मन में बहुत सारी बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। और वो इसलिए कि पिछली बार जब मैं ऊना यात्रा में गया था तो वहाँ पे जिग्नेश ने कान में धीरे से आकर के कहा था कि कम बोलना, क्योंकि परमिशन कैंसिल हो गया है। ये परमिशन का चक्कर हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इस बार की भी यात्रा का परमिशन कैंसिल कर दिया गया है। तो एक तो बहुत सारी बातें मन में थी जो आपसे करनी थी। दूसरा, कल की जो दर्दनाक घटना घटी है अमरनाथ यात्रा के दौरान, यात्रियों के ऊपर जो हमले हुए हैं, उसकी वजह से मन इतना व्यथित हुआ कि मन किया कि इस बार जब आप लोगों से बातचीत करूंगा, इन बेकार के फजूल के लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन स्थिति यह है कि उस दर्दनाक घटना की आप जितनी भी निंदा करें, जितनी भी भर्त्सना करें, वो कम है। और किस तरीके की परिस्थिति पैदा की गई। मैं गृह मंत्री तो हूं नहीं कि कड़ी निंदा करके चुप हो जाऊं, ना मैं बीजेपी का मंत्री हूं कि कह दूं कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, ना मैं मनोज वाजपेयी हूं कि कह दूं कि सबका बदला लिया जाएगा, ना देश में गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है कि सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो ऐसा तो चल नहीं रहा है ना। वाकई मन दुखी होता है, परेशान होता है कि आखिर इस मुल्क को हुआ क्या है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी संस्कृति के नाम पे लोगों को खुलेआम मारा जा रहा है। और स्किल इंडिया प्रोग्राम का अगर लाभ किसी को मिला है तो वो मारने वाले और वीडियो बनाने वाले का, कि अब वो अपना चेहरा वीडियो में नहीं दिखाते हैं। आप पहले के वीडियो देखेंगे तो वो मारते भी थे, वीडियो भी बनाते थे, और सेल्फी भी, डॉटर का असर था उनके ऊपर, प्रधानमंत्री जी का, तो अपना चेहरा भी, थोबड़ा भी दिखा देते थे उसमें। अब बहुत चालाक हो गए हैं। अब मारते भी हैं, वीडियो भी बनाते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। और रोज बरोज लोगों को कभी प्रेम के नाम पे, कभी पाश्चात्य संस्कृति के नाम पे, कभी कोई क्या करता है, धर्म बचाने लगता है। और ये धर्म बचाने की ठेकेदारी किसी एक धर्म के मानने वाले कठमुल्लों की नहीं है। ये सारे धर्म में धर्म बचाने वाले लोग हैं। कासिम भाई, जो जुनैद के भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि यह देश मुसलमानों का है। बेशक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं जेल से आया तो मैंने एक किताब लिखी, बिहार से तिहार तक, और उसमें हमने एक जगह जिक्र किया है कि जिस स्कूल में मैं जाता था और जिनके रिक्शे पे मैं बैठ करके जाता था, उनका नाम मोहम्मद कासिम था। और सेकुलरिज्म का ज्ञान उन्होंने ही मुझे दिया बचपन में, उस अबोध दिमाग में। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह देश सिर्फ मुसलमानों का है। उन्होंने हमेशा कहा कि यह देश इंसानों का है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी साहब ने कहा था, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और वो क्रिया की प्रतिक्रिया का जो दौर है वो इस देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए आप तमाम साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूं, इतनी देर अगर आप यहां बैठे हैं तो आपकी समझदारी पे कोई शक नहीं है। बस एक अपील करना चाहता हूं, क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं होने देंगे, क्योंकि हम प्रतिक्रियावादी नहीं हैं, हम समाजवादी हैं।
हम समतावादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, इसीलिए हम क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं होने देंगे। अगर कोई गलत क्रिया होगी उसको रोकेंगे और संविधान के आधार पर अपने मुल्क का निर्माण करके एक वास्तविक आजादी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, ये जो परिस्थिति है आज हमारे सामने, उसमें देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग एक गीत गाते थे, झोपड़ी की चर्चा ने महल के नारा, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। आज उसी दौर में हम हैं। झोपड़ी की चर्चा नहीं हो रही है। कहते हैं कबीर, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, न्याय के पैमाने पे खड़ा करना चाहते हैं, तो माननीय मोदी जी, इजराइल नहीं, आपको फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। ये जो परिस्थिति है इस देश के अंदर, उसको हमको समझना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि हम युवा हैं, युवा होना कोई नंबर नहीं है। युवा होना उस जोश की बात है जहां आप खुद के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए। और परिस्थिति ऐसी बनी है कि आज आप प्रधानमंत्री जी की तरह ट्वीट करके इनसे नहीं लड़ सकते। प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे अच्छा दिन ला सकते हैं, 15 लाख आपके खाते में पहुंचा सकते हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में महंगाई और भ्रष्टाचार ट्विटर से कम नहीं होती है। उसके लिए नीतियां बनानी पड़ती है। और जब आप नीतियों की बात करेंगे तो सारा मामला उठ करके आ जाएगा। अचानक से कोई लोग गाय बचाने लगेंगे, कोई धर्म बचाने लगेंगे, कोई जो है संस्कृति बचाने लगेंगे। उनसे रुक करके कुछ मत कीजिए, कुछ पूछिए। मैं सहमत हूँ हमारे जो प्रोफेसर हैं रतन लाल उनसे, कि इनसे सवाल पूछिए। मेरा एक संघी दोस्त है, मैं संघियों से भी दोस्ती करता हूँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा बताओ क्या चल रहा है देश में। तो बोला देश में सब बम बम है क्योंकि ये मोदी युग है। तो हम बोले अरे यार, तुम्हारे पापा तो हमको बताए थे कि ये कलयुग है, तुम मोदी युग कह रहे हो। अब तुम ही बता दो कि ये कलयुग है कि मोदी युग है। तो उसके पास इस बात का कोई जवाब तो होता नहीं है। तो फिर कहता है कि इस देश में कुछ भी अच्छा होता है तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम बोले देश में तो अच्छा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अंबानी और अदानी साहब के फ्लैट से निकल करके हमारे झोपड़ी तक पहुंच नहीं रहा है। जिस दिन तक वो हमारे पास पहुंच जाए हमको भी लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। आखिर अच्छा हो क्या रहा है इस देश के अंदर? किसी भी सवाल को आप उठा लीजिए और इनसे जवाब मांगिए कि क्या हो रहा है। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की हालत यह है कि लगातार शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। कम क्यों किया जा रहा है? कि सब लोग पढ़ लेगा तो इनके लिए साइबर कैफे में बैठ करके गाली देने वाला 3000 रुपए का रोजगार कौन करेगा? ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि रैलियों में 200-200 रुपए देकर के भीड़ कैसे जुटाई जाएगी जो मोदी मोदी करेगा। सवाल यह है कि आखिर लोग पढ़ लिख लेंगे तो धर्म क्यों बचाएंगे भाई? ठीक से अगर हिंदू धर्म को ही पढ़ लो तो उसमें धर्म को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमको भगवान ने बनाया है, तुमने भगवान को नहीं बनाया है, इसलिए तुम क्यों भगवान को बचाना चाहते हो? और ये बात बराबर सब पे लागू होती है। इसीलिए मैं खास तौर पे जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनसे एक बात बहुत मजबूती से और पूरी उम्मीद से कहना चाहता हूं, घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, इस्लाम खत्म नहीं होगा इनसे, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, भारत के अलावे बहुत सारे मुल्क में है, तो इस्लाम खतरे में नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि ये जर्मनी नहीं है, ये भारत है, जिसकी आबादी 125 करोड़ है, और इस आबादी में जिनके ऊपर आज हमला किया जा रहा है, बेशक वो खतरे में हैं, उनको दिक्कत है, लेकिन एक बात याद रखिएगा,
ना ये हिटलर है ना ये जर्मनी है। ये हिटलर होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हिटलर बन भी जाए तो इस देश के मुसलमान यहूदी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं कि इस देश के मुसलमान एयर कंडीशन में बैठ करके सिर्फ आर्टिकल नहीं लिखते हैं। इसीलिए जब मैंने अपनी किताब लिखी तो हमने जिक्र किया कि मैं जिनके रिक्शे पे बैठ करके जाता था उनका नाम मोहम्मद कासिम था। जिस दिन उनका विश्वास इस मुल्क पर से उठ जाएगा, याद रखिएगा, जो आज जोर जोर से जय लगा रहे हैं फेसबुक और ट्विटर पे, वो सीधे न्यूयॉर्क भाग जाएंगे, वो रोड पे आपको लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि इस विश्वास को बना करके रखा जाए। ये मुल्क किसी के पिताजी का नहीं है, जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, और जितना मुसलमानों का है उतना ही सिखों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही जैनियों, बुद्धिस्टों, पारसियों, उन तमाम लोगों का है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसकी इजाजत यह संविधान हमको देता है। इसीलिए धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की जो साजिश है उसको सिरे से खारिज कीजिए और कहिए अल्लाह ने हमको बनाया या राम ने हमको बनाया। किसने हमको बनाया ये ऊपर वाला जाने। जब उसने हमको बनाया है तो उसको हमको नहीं बचाना है, हमको खुद को बचाना है और आने वाली पीढ़ी को बचाना है। ये सवाल आज हमारे सामने है और इस सवाल पे अगर बात होगी तब मसला होगा मुद्दे का, तब निंदा, कठोर निंदा, इस पे चर्चा नहीं होगी। तब सवाल होगा मुद्दे का कि आतंकवादी घटना क्यों होता है, समाज के अंदर सांप्रदायिकता का जहर क्यों फैलाया जाता है, जाति के आधार पर लोगों का शोषण 21वीं सदी में भी क्यों हो रहा है। कभी कभी आश्चर्य नहीं लगता है क्या? हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, पंखे का इस्तेमाल करते हैं। बताइए ये जो पंखा आपके पीछे चल रहा है वो पंखा कह रहा है कि भाई ब्राह्मण लोग सब हट जाओ, हम खाली दलित को हवा देंगे। जिस मोबाइल का आप इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसा नहीं करता है। तो फिर उसी साइंस का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग में कूड़ा कचरा क्यों डाला जाता है, इस सवाल को आज पहचानने की जरूरत है। और वो इसलिए डाला जाता है कि जिग्नेश भाई ने कहा कि गुजरात में जमीन कागज पे बांटी गई है। मेरे दोस्त, गुजरात ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में जमीन कागज पे ही बांटी गई है। और कागज पे सिर्फ जमीन ही नहीं बांटी जाती है, कागज पे कंबल बांटा जाता है, नौकरी बांटा जाता है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की योजना बांटी जाती है, मनरेगा बांटा जाता है, पता नहीं क्या क्या कागज पे बांट दिया जाता है। और बांटने और बेचने में, ओ भाई साहब, ईमानदारी से बोलता हूं, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, प्लीज प्रधानमंत्री के साथ इसको मत जोड़िए कि गुजरातियों का कोई जोर नहीं है। गुजरात का ढोकला भाई साहब पूरे देश में पॉपुलर है, लेकिन एक बात है, गुजराती ढोकला चाहिए, गुजराती जुमला नहीं चाहिए। ये गुजराती जुमला बंद हो, क्योंकि यहां आकर के हमने देख लिया कि कितना गुजरात वाइब्रेट है और कितना जो है यहाँ के लोग वाइब्रेशन में हैं। सारा वाइब्रेशन जो है, मैं जब आया था एयरपोर्ट पे, टिकट भेजा है आप लोगों ने, एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहां पे आप लोग भी अगर कभी मौका मिले सरकार से गुजारिश कीजिएगा कि कभी हम लोगों को एयरपोर्ट दिखा ही दो बाहर से। जैसे बुलेट ट्रेन को हम लोग फेसबुक के वीडियो पे देखते हैं, आज तक उसका पटरी बिछी नहीं है, बुलेट ट्रेन चली नहीं है, लेकिन उसको हम लोग देख करके खुश होते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगा, उस पर बैठ करके हम लोग अयोध्या जाएंगे और राम के ऊपर जो है 1 लोटा गंगा जल चढ़ाएंगे। तो देख रहे हैं हम लोग उसको। तो जब एयरपोर्ट के अंदर था मैं, तो 6 चार्टर प्लेन वहां लगा हुआ था। चार्टर कहने का मतलब कि निजी विमान, मैंने एयर इंडिया वाला नहीं, उनका अपना। और उस 6 में से 4 के ऊपर अदानी लिखा हुआ था। हम बोले देखिए कितना वाइब्रेंट गुजरात है, सारा वाइब्रेशन जो है एक आदमी के पास पहुंच गया है। ये रियलिटी हमको नजर आई। और उसके बाद जब मैं थोड़ा ऊपर था तो जो लोग हवाई जहाज पे नहीं चढ़ता है ना,
ज्यादातर टाइम वो खिड़की में ही लटका रहता है, हालांकि कुछ दिखता नहीं है लेकिन लटका रहता है। तो मैं भी लटक करके देख रहा था। तो अहमदाबाद शहर के ऊपर जब था तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी यह शहर। पता है ज्यों-ज्यों नजदीक आते गए बड़े बड़े गड्ढे दिखने शुरू हो गए। हम बोले अच्छा यही गुजरात मॉडल है। तो मछली पालन अगर बिहार की सड़कों पे हो सकता है मोदी जी, तो अहमदाबाद की सड़कें भी कम नहीं है, यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो ये गुजरात मॉडल की रियलिटी हम लोग आकर के देख लिए। तो फिर हम लोगों को लगा कि ये जो आप लोगों का बढ़िया जो एक प्रचारक है, कभी कभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर को प्रचार मंत्री भी बोलते हैं, पीएम। तो ये जो प्रचार मंत्री है, इस आदमी की क्वालिटी माननी पड़ेगी आपको। डीमोनेटाइजेशन कर लिया और कहा भाइयों बहनों देश के लिए 50 दिन कष्ट सहेंगे कि नहीं सहेंगे। जनता आगे में उनकी खड़ती हुई रहती ही है, जिसको 500-500 रुपए दे करके वो बुलाते हैं, वो जोर से कहा सहेंगे सहेंगे। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हो गया। डीमोनेटाइजेशन के बाद 100 से ज्यादा लोग उसमें मर गए। और ये सवाल आज कोई नहीं पूछ रहा है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कितना ब्लैक मनी आया, कितना ब्लैक मनी आया, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। कितने चोर गुंडा बदमाश बेईमान उनको पकड़ करके जेल में डाला गया। अरे वो तो बढ़िया इंग्लैंड में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहा है। क्या आदमी पकड़ा गया है, कितने लोग पकड़े गए हैं। ए भैया हम लोगों की स्थिति खराब है, माइक तो ठीक कर दीजिए। तो इस सवाल को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश को जो आर्थिक नुकसान हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, कितना ब्लैक मनी वापस आया, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और जब पूछा गया रिजर्व बैंक से, तो रिजर्व बैंक बोली कि कितना 1000 और 500 का नोट छापे थे, इसका हिसाब हमारे पास नहीं है। असली में ऐसा होता है क्या? माने ऐसा होता है कि माँ अगर रोटी बनाई है किचन में तो उसको पता नहीं हो कि कितना रोटी बना है, उसको पता होता है भाई कि कितना रोटी बना है। रिजर्व बैंक को पता है कि कितना छापा है, दिक्कत यह था कि जितना छापा उससे ज्यादा खाते में जमा हो गया। तो मैंने ब्लैक मनी ऐसे वापस आया है। ब्लैक मनी चलिए वापस आ गया, मान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं हम लोग सब मान लेते हैं। वो बोले कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आतंकवाद रुक गया, हम लोग मान लिए। और कल जो अमरनाथ में हुआ वो आतंकवादी घटना नहीं थी, मोदी जी की शांति सेना थी। मैंने ये सवाल कौन बोला था? ये बोले थे ना कि डीमोनेटाइजेशन करने के बाद पत्थरबाजी रुक जाएगी, नक्सलवादी घटना रुक जाएगी, देश में शांति छा जाएगा, ब्लैक मनी वापस आएगा और आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दिया जाएगा। पहुंचा? मोदी जी की तरफ पूछते हैं 15 लाख आपके खाते में आया? मोदी जी ऐसे ही पूछते हैं ना। अगली बार आप लोग कीजिएगा ऐसे ही। मोदी जी के जब लोग आए ना चुनाव प्रचार में, तो आप बगल में खड़ा होकर बोलिएगा रुक जाइए, आप बाद में भाषण दीजिएगा और पूछिएगा अच्छा दिन आया? आ गया अच्छा दिन, महंगाई कम हो गई, 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच गया, 2 करोड़ रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई, भ्रष्टाचार कम हो गया, यही सवाल पूछिएगा। अभी गुजरात का चुनाव है तो अचानक से एजेंडा शिफ्ट कर दिए हैं। जैसे बाबा रामदेव किए, योगा सिखाते थे, उसके बाद बोले कि देश के लिए पतंजलि का फेस वॉश लगाओ। अरे मेरा फेस अच्छा हो जाएगा तो देश का इसमें क्या भला हो जाएगा, ये हमको बताओ। कि अगर हम फेस वॉश पतंजलि का लगाएं और हम सुंदर हो जाएं तो उससे देश का भला कैसे हो जाएगा? भाई साहब, अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्म देखना देशभक्ति नहीं है, वो मनोरंजन का मसला है, इंटरटेनमेंट का मसला है। लेकिन आजकल सब कुछ देश के नाम पे ही बेचा जा रहा है। टाइल्स भी देश के नाम पे बेचा जाएगा, मोटरसाइकिल भी देश के नाम पे बेचा जाएगा, फेस वॉश से लेकर के बिस्कुट से लेकर के गोनाइल से लेकर के देसी घी तक सब कुछ देश के नाम पे बिक रहा है। तो सवाल ये है, जब सब कुछ देश के ही नाम पे बिक रहा है तो देश को बिकने से कौन बचाएगा? देश को बिकने से बचाने की जिम्मेवारी आप तमाम लोगों को लेनी पड़ेगी और यह संकल्प लेना पड़ेगा कि कल की यात्रा जो मेहसाना से हम शुरू कर रहे हैं, ये कोई हमारी चुनावी तैयारी नहीं है। हम
जौ से जाति होती है, जौ से जातिवाद होता है, तो जौ से जंग होता है। ये जंग है जातिवाद के खिलाफ। इस बात का संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए जब हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि बागडोर आप लोगों को संभालनी पड़ेगी, तब हमने कहा बागडोर हमने संभाला है, लेकिन ये बागडोर संसद की नहीं, सड़क की है। सड़क से लेकर के संसद तक इस बागडोर को संभालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज सवाल यह है कि सड़कों पे खड़ा होकर के सड़कों पर मारे जाने वाले लोगों के पक्ष में कौन खड़ा होता है, उसको तय करने की। और हमने तय किया है कि हम सड़कों पे खड़े होंगे और भीड़ के द्वारा अगर किसी की हत्या की जा रही है, ये हत्या हम नहीं होने देंगे। यह सवाल आज हमारे सामने है दोस्तों। इसीलिए कल की जो यात्रा है वो महज यात्रा नहीं है, पूरे देश को एक संदेशा है। और ये गुजरात के लोगों को ये संदेशा भेजना पड़ेगा कि गुजरात का जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो गुजरात मॉडल की रियलिटी है, वाइब्रेंट गुजरात की जो रियलिटी है, और कागज पर जो जमीन बांटी गई है, दलितों को पीट करके जो वीडियो बनाया गया है, इस रियलिटी को आपको पूरे देश को बताना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको कह देता हूं, मुझे परंपरा ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन कोई हिंदू मरने के लिए बनारस जाता है? कोई हिंदू मरने के लिए बनारस जाता है? मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, बड़ौदा से बनारस गए हैं, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए यह संदेश आप लोगों को पूरे देश को भेजना पड़ेगा कि हमने बीमारी आपको ट्रांसफर नहीं की है। यह बीमारी इतना एस्पिरेशनल है, इतना एस्पिरेशनल है कि सूट पे अपना ही नाम लिखवा लेता है। बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री देखे हैं आप लोग? मैं अगर चलूं तो एक टोपी लगा लूं और उसके ऊपर लिखा रहे कन्हैया कुमार। ऐसा ही मेरा एक और संगीत दोस्त है, वो एक समय बोला तुम लोग गिदर हो गिदर। हम बोले अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं है कि हम गिदर हैं। बोले मोदी जी शेर है शेर। हमने कहा शेर को कभी सुना है कि अपने आप को कहे कि मैं शेर हूं? मैं बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम चिड़ियाघर गए हो और शेर आकर कहा हो कि मैं शेर हूं? ये मोदी जी हैं जो कहते हैं कि मेरे पास 56 इंच का सीना है। अरे भाई साहब, ये तो ऐसा ही प्रचार है कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरेपन जैसा निखार आता है। आहा, क्या बात है। माने इंसान का सीना 56 इंच का हो, अगर ये सच है तो फेयर एंड लवली लगाने से गोरेपन का निखार भी आ सकता है। ये जो देश के अंदर एक तमाशा चल रहा है, उस तमाशे पे सवाल खड़ा करना जरूरी है। और ये सवाल घूम फिर करके वही आती है जिसको मैं बार बार कोट करता हूं, और वो सवाल है कि इस मुल्क को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का मुल्क कैसे बनाया जाए। ये सवाल है कि इस मुल्क को भगत सिंह के सपनों का देश कैसे बनाया जाए। मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग बोले हैं, मेरी इच्छा थी कि गुजराती में आकर के कोई कहे कि ये देश, ये मुल्क और ये गुजरात मोदी जी का नहीं, गांधी जी का है। मैं ये सुनना चाहता था। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच मतभेद थे, तो हमारे और आपके बीच में मतभेद होगा तो क्या दिक्कत है? मतभेद का सम्मान करना, मतभेद को जगह देना, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यकों के लिए, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों के लिए जगह बनाना, यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा। और ये जो मत भिन्नता होती है, इस मत भिन्नता को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मत भिन्नता हो सकती है हमारी गांधी जी से, लेकिन देखिए कि इतना बड़ा व्यापार इस देश के अंदर किया गया। आतंकवाद, आतंकवादी, अरे सबसे पहला आतंकवादी इस देश का कौन है? आजाद भारत का नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी की हत्या की। कोई इस बात को क्यों नहीं बोलता है? तो क्या इस देश के मुसलमानों ने कहा कि सारे के सारे हिंदू आतंकवादी हैं?
तो जब अफजल गुरु के ऊपर आरोप लगा कि उसने पार्लियामेंट पे अटैक किया, तो तुम क्यों कहते हो कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। और क्या डिजाइन तैयार किया है? मैं अपनी संवेदना में जो लोग मारे गए, मैं चाहता था कि मैं उनके परिवार से जाकर के मिलूं। और ये बात हमने जिग्नेश से शेयर की कि जिग्नेश, हम गुजरात में हैं, हम चाहते हैं कि सूरत जाएं और वो जो लोग हैं उनके परिवार से मिलें, उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करें। बोला कैसे जाओगे? वहाँ जो भीड़ आई है, वो भीड़ उस मौत पे भी अपनी राजनीति करना चाहती है, उस मौत पे भी। समाज के अंदर किसी का खून बहाया जा रहा है, किसी को उसमें वोट नजर आ रहा है। भाई साहब, खून किसी का भी गिरे, रंग उसका लाल होता है। खून हम नहीं गिरने देंगे, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का, चाहे सिख का हो या ईसाई का, चाहे दलित का हो या ब्राह्मण का। हमको खून खराबा नहीं चाहिए। हमको समतामूलक समाज की जरूरत है। एक सवाल उठ करके खड़ा हो जाएगा कि ये जो आप समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, इसमें हिंसा तो होगी, हम नहीं मना करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि शोषित लोग हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा हमेशा शोषक करते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। अगर आप शोषितों की एकता की बात करने वाले लोग हैं, आप अपने हक की बात करिए, हिंसा तो वो आपके ऊपर कर देंगे। और आप देखिए कि हिंसा का क्या आलम है। इस देश के अंदर जितने लोग युद्ध में नहीं मारे जाते हैं, उससे ज्यादा लोग खेतों में आत्महत्या कर लेते हैं। और मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, इस देश के अंदर दो समुदाय सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, एक किसान और दूसरा विद्यार्थी। पिछले 5 सालों में 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया है। और ये वो विद्यार्थी हैं जो कोट एंड कोट मोदी जी के स्किल इंडिया प्रोग्राम के स्किल्ड लोग हैं। ये इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ये रोहित वेमुला की तरह पीएचडी कर रहे थे, ये नजीब की तरह साइंस पढ़ना चाहते थे। ये उनकी हत्या करने वाले लोग हैं। दोस्तों, ये जो माहौल है मुल्क के अंदर, इसके खिलाफ एक प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं सैद्धांतिक पोजीशन लेने की जरूरत है। और वो पोजीशन ये है कि इस मुल्क में जो उन्माद फैलाया जा रहा है, युद्ध के नाम पे, आतंक के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इस उन्माद को हमको पकड़ करके खड़ा होना पड़ेगा। पता नहीं राम जी का अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ था कि नहीं हुआ था, उनका घोड़ा कोई पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, लेकिन मोदी जी आपके हिंसा के यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे और आपके उस घोड़े को पकड़ेंगे, उसके रथ को रोकेंगे। और वो रथ एक बार बिहार में रुका है, इस बार भी रुका है, और उसको इस बार गुजरात में भी रोक करके दिखाएंगे। ये सिद्धांत लोग हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए यह जो यात्रा शुरू हो रही है, यह यात्रा महज कुछ लोगों को जमीन दिलाने की बात नहीं है। ये एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम है कि क्या इस मुल्क के अंदर जो शोषित जनता है, उनके हक हुक की बात होगी कि नहीं होगी। हालांकि जब बात की बात कीजिएगा तो बात इस देश में बहुत हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मैंने बात का कोई कमी नहीं है, खूब बात, जबरदस्त बात। मैंने बात तो ऐसा कि कभी कभी ये लोग झूठ बोलने में, बेईमानी करने में इतना भी शर्म नहीं करते हैं कि पकड़े जाएंगे। अभी एक दर्दनाक घटना बसीरहाट में हुई, और देखिए ये दंगाई कैसे उसमें अपना फसल काटने के लिए पहुंच गए। गोरखालैंड को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कोई बीजेपी का नेता नहीं बोला, कोई ममता बनर्जी से सवाल नहीं खड़ा किया, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। लेकिन बसीरहाट पे आहा कितना आंसू, ओहो समंदर भी भर जाए, मतलब उससे ज्यादा आंसू बहा दिए। लेकिन फोटो ट्वीट करने की जल्दबाजी में अपने ही कुकर्म का फोटो पोस्ट कर दिए। मैंने गुजरात में जो मारे थे लोगों को 2002 में, तो उसका जो फोटो खींच करके रखे थे, वो इनको अभी काम आ रहा है ट्वीट करने में। और एक तो हद हो गई, एक सिनेमा का फोटो सारी खींचते हुए लटका दिया, बोला कि ये बसीरहाट में हो रहा है। और ये पूरी की पूरी तैयारी थी, कल जो घटना घटी है उसके बारे में
संवेदना नहीं प्रसारित करनी है लोगों के बीच में। आतंकवाद के खिलाफ कोई पोजीशन नहीं लेना है। मानवता का खून बहाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है। क्या कह रहे हैं कि मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। थोड़ी देर में पता चला कि जिस आदमी ने बचाया वो जो ड्राइवर है, इत्तेफाक से वो मुसलमान है। तो इस नतीजे पे पहुंच गए ये लोग कि हाँ ठीक बात है, अब्दुल कलाम भी तो थे, वो भी तो मुसलमान थे। तो कुछ अच्छे मुसलमान होते हैं, कुछ बुरे मुसलमान होते हैं। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब्दुल कलाम की जब चर्चा हुई तो मुझे कुछ बात याद आ गई अचानक ही, क्योंकि जब आप अब्दुल कलाम की बात कीजिएगा तो कोविंद साहब तो उसमें आ ही जाएंगे, वो भी है ना वेटिंग। हालांकि बीजेपी में वेटिंग का सिलसिला बहुत खराब है। भाई साहब सोमनाथ से रथ लेकर के चले थे आडवाणी जी, रायसीना हिल नहीं पहुंचा। पीएमओ तो गया ही नहीं, रायसीना हिल भी नहीं गया। पता नहीं रथ क्या हुआ, पहिया वैया उसका। खैर, तो कोविंद साहब की जब आप बात कीजिएगा तो अचानक से प्रेम आया है, उमड़ उमड़ करके कह रहे हैं हमने दलित को राष्ट्रपति बनाने का फैसला लिया है। थोड़ा सा इतिहास पे नजर डाले पीछे तो देखा कि जब 84 का दंगा हुआ था तो देश के राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जेल सिंह, एक सिख समुदाय से आने वाले। जब 2002 का दंगा हुआ तो देश के राष्ट्रपति कौन? अब्दुल कलाम साहब, मुसलमान। और आज जब मारा जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, तब देश के राष्ट्रपति होने को कौन तैयार हैं? कोविंद जी और मीरा कुमार। इसकी रियलिटी को आप तमाम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इस रियलिटी को नहीं समझेंगे तो फंसेंगे। ये वो साजिश है जिसके ट्रैप में हम सब लोग आ जाएंगे। और वो ट्रैप क्या है कि क्या इस देश के अंदर एक पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार पाएगा कि नहीं पाएगा। सुबह जब वो काम के लिए निकलेगा अपने दफ्तर को, तो उसकी बीवी इस बात की चिंता में नहीं होगी कि कोई उसका पेट का एक्सरे मशीन से चेकिंग करके ये ना चेक कर ले कि उसके पेट में बीफ है कि नहीं है और उसको लिंच कर दिया जाए। कोई उसका टिफिन पॉट ना चेक कर ले, और ऐसा ना हो कि वो मुंबई की लोकल में खड़ा है, कोई धर्म का ठेकेदार धर्म बचाने के नाम पे उसमें बम फोड़ दे। ये जो परिस्थिति मुल्क के अंदर पैदा की गई है, इसको हमको समझना पड़ेगा, जिसमें रोजगार की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो। और कुछ कुछ पत्रकार लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकार होने का मतलब होता है जो सत्ता है उसके विपक्ष में खड़ा होना। पत्रकारिता का एथिक्स होता है। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बस अनुभव साझा कर रहा हूं। दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब भी सत्ता मगरूर होती है तो उसके सामने अगर कोई कुछ उठाता है तो वो पत्रकार हैं कि वो कलम लेकर के सामने में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आज पत्रकारों को इस सवाल पे सोचना पड़ेगा कि क्या उनको मिनिमम वेज मिल रहा है? जो मिनिमम वेज मतलब न्यूनतम मजदूरी, जो कैमरामैन हैं, जो स्ट्रिंगर हैं, जो रिपोर्टर हैं, क्या उनके लिए मिनिमम वेज का सवाल नहीं है? और जब वो अपने मिनिमम वेज के सवाल को नहीं उठाएंगे तो इस देश में बाकी जो मजदूर है उनके न्यूनतम वेज का सवाल वो कैसे उठाएंगे? ये सवाल आज हम सब लोगों को तय करना पड़ेगा। एक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। इत्तेफाक से मैं स्कूल में टॉप करता था, मैं फर्स्ट आता था, वो सेकंड आता था। उसको बैंक पीओ की नौकरी लग गई। जब ये सारी घटना हुई तो उसने पूछा कि तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? हम बोले कहाँ? बोले इतना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। हम बोले इस बार का आंकड़ा पता है? इस बार प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं है। और अजीम प्रेम जी की संस्थान ने और कई संस्थानों ने हजारों मजदूरों को निकाला है। और जो अखबार में काम करते होंगे उनको तो नोटिस आ गया होगा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 50% कटौती करने की बात की गई है।
जहां 2 रिपोर्टर हैं वहां 1 रिपोर्टर करना है। उनको स्टूडेंट बीट भी देखना है, उनको पॉलिटिकल बीट भी देखना है। हो सकता है क्योंकि आजकल तो योगी जी सर में कौन सा तेल लगाते हैं ये भी न्यूज होता है, तो हो सकता है कि सुबह में वो योगी जी कौन सा तेल लगाए ये कवर करें, फिर वहां से निकल करके यूनिवर्सिटी कवर करें, फिर शाम को जो है मोदी जी का पार्टी कवर करें। तो ये तो पत्रकारिता की स्थिति है। हम बोले रोजगार है कहाँ? बोले हम जेएनयू से पीएचडी खत्म करने वाले हैं, और पीएचडी करने के चक्कर में ही बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम और मूवमेंट से गायब थे। हम बोले पीएचडी खत्म करने के बाद जेएनयू से जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जो देश का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उसका सबसे ज़्यादा सब्सिडी का पैसा भी हम ही लोग खाते हैं टैक्स पेयर का, तो उस बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी रोजगार नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार, मैंने अगर भारत की बात करें तो बिहार, अंदाज़ा समझ सकते हैं ना, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कहाँ नौकरी मिलेगा। बीटेक करने के बाद 5 लाख कम से कम औसत इस देश के अंदर हर साल बीटेक करते हैं, और कुल रोजगार कितना पैदा हुआ इस साल नहीं पिछले साल 1,60,000। बताइए जब इंजीनियर को जॉब नहीं मिलेगा तो इतिहास ऑनर्स को कौन नौकरी दे रहा है? वैसे भी इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है? अब जो मोदी जी कहते हैं वही इतिहास है, भले वो इतिहास में फेल कर गए हों। वैसे भी इतिहास पढ़ने की जरूरत है नहीं इनके हिसाब से। इनके हिसाब से तो पर्सनैलिटी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि मोदी जी का बाल इधर से घुंघराला है कि नहीं है, टाई सीधा है कि नहीं है, इसके आधार पर नौकरी मिलेगी। तो इतिहास क्यों पढ़ें, समाज विज्ञान क्यों पढ़ें? और ठीक कह रहे थे वो मंच संचालन वाले, सोशोलॉजी को बंद करके कुछ दिन में सही में फेकोलॉजी शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब रोजगार नहीं हो और धर्म के नाम पे एक आदमी आया और हमको बोला कि यार तुमको क्या है, तुम्हारा तो नाम कन्हैया है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तुम तो रह ही लोगे। हम बोले सुनो, नाम तो मेरा जरूर कन्हैया है, लेकिन पाकिस्तान का टिकट जो है ना सबसे पहले ये ले जाओ। अरे भाई क्यों चले जाएं? ट्रंप का बर्थडे मनाते हो तुम, ट्रंप से तो तुम मिल नहीं सकते हो, उसके कैलेंडर को केक खिलाता हुआ फोटो लगाता है। ट्रंप का बर्थडे मनाओ तुम, बिरयानी खाओ तुम, सेल्फी खिंचाओ तुम, अब पाकिस्तान हम चले जाएं? बहुत बढ़िया बात है भाई, हैं? हम तो भाई इसी देश में पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे पले बढ़े। तुम तो आईआईटी में पढ़ करके, अब माफ़ करना भाई साहब, तुम्हारा आईआईटी भी जो है ना वो सब्सिडी और टैक्स के पैसे से ही चलता है, माफ़ करना। पढ़ने के बाद चले गए अमेरिका, और वहाँ जाकर के तुम्हारा देशभक्ति उबाल मार रहा है, हैं? तो देशभक्ति अगर इतना उबाल मार रहा है तो आओ हमारे साथ, चलते हैं गुजरात के किसी सुदूर देहात में, पढ़ाते हैं बच्चों को इंजीनियरिंग, तब पता चलेगा कि देशभक्ति किसके अंदर है। ये राजू श्रीवास्तव की तरह देश में कॉमेडी करना बंद करो, ठीक है? और बेसिक सवाल पे बात करो कि इस देश की जनता ने अगर मैंडेट दिया तो किन सवालों पे मैंडेट दिया? वो क्या मैंडेट था? वो मैंडेट था कि महंगाई कम की जाएगी, वो मैंडेट था कि 2 करोड़ रोजगार पैदा किया जाएगा, वो मैंडेट था कि भ्रष्टाचार कम होगा, वो मैंडेट था कि इस मुल्क के अंदर जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो किसान हैं, उनको उनके फसल का दाम दिया जाएगा, महिलाओं पे अत्याचार रुकेगा। सच्चाई क्या है? इनके एमपी आजकल उनका भी बड़ा दर्द बसीरहाट के लिए सीना फड़फड़ा रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में पकड़े गए हैं। हिंदी में बोले तो बच्चा चोर हैं ये लोग, बच्चा चोर, बच्चा चुरा करके बेचते हैं, यह है इनका धंधा। और ये जो पाकिस्तान जाने वाली बात है उस पर तो हमने एक दिन से पूछा कि ध्रुव सक्सेना तुम्हारा, अब संदीप शर्मा तुम्हारा, गोडसे तुम्हारा, सावरकर तुम्हारा, और पाकिस्तान हम लोग चले जाएं। इस देश के अंदर पाकिस्तान को बनाने की बात करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? मोदी जी को ये जरा टैग करके पूछिएगा, रिट्वीट करके। सावरकर के बहुत बड़े फैन हैं। सावरकर साहब थे जिन्होंने कहा कि इस मुल्क को 2 हिस्से में बांटना चाहिए, और अंग्रेजी में इसको जानते हैं क्या कहा जाता है? 2 नेशन थ्योरी। तो आजकल तो नया जनरेशन है ना मोदी जी का,
मानिएगा कि गोलवलकर और सावरकर से आगे हैं भागवत जी। तो इनका आजकल मल्टीनेशन थ्योरी है। हो सकता है कि मुसलमानों के लिए अलग देश, दलितों के लिए अलग देश, पिछड़ों के लिए अलग देश और आदिवासियों के लिए अलग देश बनाने का योजना है इसको। और जो इनका आजकल एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक राष्ट्र एक टैक्स, उसके नाम पे जो भाई साहब जीएसटी का डंडा चला है। पहले मैं सोचा था कि सूरत जाऊंगा और जीएसटी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कवर करूंगा। मेरी दिली इच्छा थी उन व्यापारियों से जाकर के मिलूंगा जो एक लाजवाब आंदोलन सूरत के अंदर चला रहे थे। लेकिन कल से सूरत में क्या होगा? वो जो लोग मारे गए हैं, जो पीड़ित लोग हैं, नफरत के जो शिकार लोग हैं, उस पे और नफरत की राजनीति बोई जाएगी। जीएसटी गया तेल लेने, आंदोलन गया तेल लेने, मुद्दा गया तेल लेने। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये एक डिजाइन है कि कभी भी आप एक मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। कोई भी जीएसटी पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जीएसटी में क्या किया गया है? जीएसटी में यह कहा गया है कि जो आदमी धनवान है, मोटा मोटी बात करते हैं, जो आदमी धनवान है वो और धनवान हो जाए और देश की सारी गरीबी, जो देश की सारी गरीबी है, सारी समस्या है, टैक्स का जो सारा बोझ है ना, उसको इस देश की गरीब जनता अपने कंधे पे उठा ले। इनके लिए मैं तो कभी कभी सोचता हूं, एक तो इस मुल्क में सब लोगों को विस्पर इस्तेमाल करने का सौभाग्य नहीं है। आज भी मैं जहां से आता हूं वहां महिलाएं जब उनको माहवारी होती है, और मैं इस बात को बोलना चाहता हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म से, इस बात पे बात होनी जरूरी है, इसलिए बोलना चाहता हूं कि महिलाओं को जब माहवारी होती है तो उनके पास इस्तेमाल करने के लिए कपड़ा नहीं होता है, और जो कपड़ा वो इस्तेमाल करती हैं उसको धोती हैं, सुखाती हैं, फिर अगले महीने उसी का इस्तेमाल करती हैं। सबको विस्पर नहीं मिलता है, और ये बार बार जहां जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, इनको शर्म नहीं आती है। मैं तो सोचता हूं कि ये रात को सोते कैसे हैं। मेरे लिए ये सवाल है। कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, हर जगह आप घूमे, स्कूल में बच्चियों को फ्री में नैपकिन दिया जाता है, माहवारी पैड फ्री में दिया जाता है। जो देश अपनी महिलाओं को फ्री में माहवारी पैड नहीं दे सकता है, 2002 में जो है 2020 में विकसित भारत बनाएंगे। बंद करो ये बकवास है तुम्हारा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हो। उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तमाम जो आपकी जरूरत की छोटी छोटी चीजें हैं, ब्लेड से लेकर के रेजर से लेकर के जूता से लेकर के कलम तक, हर चीज पे जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। छोड़ किसको दिया गया है? आहा, अंबानी को, अदानी को, टाटा जी को। जय श्री राम, जय श्री राम। कितना बढ़िया है। इस पे आपको सवाल उठाना पड़ेगा, और ये जो ट्रैप है, ये जो डिजाइन है, उस पे एक एक चीज पे प्रश्न उठाना पड़ेगा। मोदी जी इजराइल गए, बहुत बढ़िया बात। मिल करके आए, बहुत बढ़िया बात। स्कैनर खरीद करके लाएंगे, बहुत बढ़िया बात। देश में आतंकवाद रुक जाएगी, बहुत बढ़िया बात। और वो जो बच्चा है, यहूदी बच्चा, जिसके माँ बाप मर गए थे मुंबई टेरर अटैक में, उसके साथ फोटो खिंचवा करके आए हैं, बहुत बढ़िया बात। इससे कौन मिलेगा? ये जो जुनैद का भाई मोहम्मद कासिम बैठा हुआ है, पहलू खान का बेटा बैठा हुआ है, इससे कौन मिलेगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तमाशा है। इस मुल्क को आप जाति और धर्म के नाम पे बर्बाद कर देना चाहते हैं। मोदी जी याद रखिएगा, आप कितना भारतीय हैं नहीं मालूम, हमारी रगों में, रग रग में भारतीयता बसती है। आपको बर्बाद नहीं करने देंगे, और ये चैलेंज हम आपके सामने लेने के लिए तैयार हैं। बहुत बोले टैक्स का पैसा, टैक्स का पैसा, ठीक है, पीएचडी 2-4 दिन में जमा कर लेंगे। आइए एक बार जो है आंदोलन में 2-2 हाथ हो जाए। आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इसको एक सेकुलर मुल्क बना करके रखते हैं। ये लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप गंभीर लोग हैं, क्योंकि इतनी देर बिना पैसा का, हम लोग थोड़ी, मैं जिग्नेश पैसा दिए हो क्या इन लोगों को? इतने देर बैठे हुए हैं ना, आप अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके, हम जैसे नौसिखियों का, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है हम लोगों के पास, गलती करते हैं, सीखते हैं। हम नौसिखियों को अगर आप सुन रहे हैं,
मतलब आप इस देश की, इस मुल्क की चिंता कर रहे हैं। आप इस देश को, इस मुल्क को बचाने वाले लोग हैं। इसीलिए आपको प्रतिक्रिया में जाने की जरूरत नहीं है। उवैसी साहब हैं, उनको प्रतिक्रिया देने दीजिए, वो प्रतिक्रिया दें। इधर से तोगरिया, उधर से उवैसी साहब, और इन दोनों को बुला करके कहिए कि सुनिए ना, हमारा धर्म आपके भरोसे नहीं है और हमारे अल्लाह जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। अगर हम अल्लाह के सच्चे बंदे हैं तो हम हमेशा इंसानियत के पक्ष में खड़े होंगे, मानवता की खून बहाने वालों के साथ नहीं खड़े होंगे। और तोगरिया को भी कहिएगा कि सुनो ना, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, अपनी बेटियों को तो प्रेम करने से रोक नहीं पाए, और उत्तर प्रदेश में नहीं, अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। जिग्नेश तो बोला भी, हम लोग इसके समर्थक हैं। जितना अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह होगा, यह मुल्क उतना मजबूत होगा, उतना ऑर्गेनिक होगा। यह बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। इस बात को हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और हैं हमारे बहुत सारे दोस्त, जब इस तरह की जहरीली बात होती है सांप्रदायिकता की, तो मेरा एक दोस्त है, उसने जो है इंटर रिलीजियस मैरिज किया है। छोटा सा बच्चा है उसका, जेएनयू में रहता है। यही बीफ की बात हो रही थी, तो वो धीरे से आकर के कहता है, अंकल मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान? बोले बेटा तुम इंसान हो, तुम इंसान ही बने रहो, हिंदू मुसलमान लोगों को होने दो। ये जो स्थिति है मुल्क के अंदर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेनी पड़ेगी और हम प्रतिक्रिया में नहीं जाएंगे। हमारे पास, मैं बार बार कहता हूँ, एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम क्या है? वो प्रोग्राम ये है कि कागज पर जो जमीन बांटी गई है उसको जमीन पे उतारना है। कागज पे जो जमीन बांटी गई है उसको जमीन पर उतारना है, और जो बाबा साहब के सपने हैं उसको हकीकत में बदलना है। ये जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। और संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द, जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तब हम नहीं कहते हैं कि हम भारत के ब्राह्मण, हम भारत के दलित, हम भारत के पिछड़े, हम भारत के मुसलमान। नहीं, हम भारत के लोग। और वो सारे लोग जो मानवता में विश्वास करते हैं, उनको संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द के लिए, उसको हकीकत में बदलने के लिए, उसको जमीन पे उतारने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आप सब लोगों से एकमात्र अपील है कि कहते हैं वो भावना ही क्या जो किसी और के भड़काने से भड़क जाए, वो मोहब्बत ही क्या जो कि किसी के आंख दिखाने से कम हो जाए। तो ना हमारी मोहब्बत आपके भरोसे है कि आप कहिएगा कि सुनिए ना जरा भारत माता की जय बोल दीजिए। अरे हमको मन होगा तो हम भारत माता की जय बोलेंगे, भारत के पिता की जय बोलेंगे, भारत के तमाम लोगों की जय बोलेंगे, लेकिन तुम पूछने वाले कौन होते हो? तुम कौन होते हो हमारी देशभक्ति को मापने वाले? तो एक बोला नहीं बताओ, अगर आप करते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? हम बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी जो है बहन से प्यार करते हो? बोला हाँ। हम बोले जरा करके दिखाओ, जरा करके दिखाओ ना। हम प्यार करते हैं अपने माँ से, हम प्यार करते हैं अपनी मिट्टी से, तुमको क्यों करके दिखाएं बे? ये हमारा प्रेम है, ये हम जानते हैं, हम तुमको बताने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो बात है, इस बात से एक बात निकलती है कि ये जो हमारा लक्ष्य है कि सबको जमीन मिले, उसको अगर नारे में तब्दील करें तो हम ये कह सकते हैं सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूरों को मजूरी, किसानों को फसलों का दाम, और हम वो तमाम लोग, हमारा रंग रूप भाषा कुछ भी हो, हम सबका आत्मसम्मान, इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। और कहते हैं कि उनकी लाठी एक है, हमारी पीठ अलग अलग है। उनकी लाठी एक रहने देते हैं, अपनी पीठ को एक कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि पीठ टूटता है कि लाठी टूटती है। आप अपनी पीठ को एक कर लीजिए, लाठी टूटेगी। और एक साथी ने कहा कि ये नौजवान जो हैं मुट्ठी भींचे हुए नजर आते हैं, पता नहीं कहां पड़ेगा। साहब बेफिक्र रहिए, ये न्याय की मुट्ठी है, अन्याय पे पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।